बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वीक 4, वेयर वी विल कवर नमपाई एंड एरेज कॉन्सेप्ट, जो कि हमें बहुत यूजफुल होगा आगे डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की जर्नी में। सो बिफोर स्टार्टिंग, कैन एनीवन प्लीज कंफर्म कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, विजिबल है। ओके, श्योर। अच्छा, तो नमपाई में जाने से पहले मैं आपको कुछ एक न्यू चीज सिखाना चाहता हूँ, जो कि आपको यूजफुल रहेगी थ्रू आउट योर पाइथन जर्नी। अच्छा, हम बार बार मॉड्यूल्स की बात करते थे, हमने कुछ इंपोर्ट किया। लेट्स सपोज पिछले वीक की अगर हम एग्जांपल ले लें, सो वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ रैंडम मॉड्यूल। बेसिकली वो क्या करता था कि हम इंपोर्ट करते थे दैट मॉड्यूल नेम, एंड देन इनसाइड द मॉड्यूल वी हैव अ लॉट ऑफ फंक्शंस जो कि हमने देखे थे। ठीक है, एंड वी एक्सेस दोज फंक्शन बाय कॉलिंग दोज ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस नेम। तो आज हम ये देखेंगे कि ये आखिर ये जो हमारे पास मॉड्यूल्स हैं ये किस तरह बनते हैं और इनका लॉजिक क्या होता है। तो जितना हमने सोफा पढ़ लिया है उससे हम ये एक मॉड्यूल बना सकते हैं, अपना खुद का मॉड्यूल। बिफोर दैट वी आर यूजिंग बिल्ट इन मॉड्यूल। आज भी हम बिल्ट इन मॉड्यूल्स ही पढ़ेंगे, लाइब्रेरीज ही पढ़ेंगे, जो कि है नमपाई। मॉड्यूल्स और लाइब्रेरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आप लोग मुझे असाइनमेंट में बताएंगे। तो आपको असाइनमेंट मिलेगी, इसमें आप मुझे बताइएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूल एंड लाइब्रेरी, और अगर ये सिमिलर है तो क्यों है, इनमें डिफरेंस है तो क्या है। मैं आपको मॉड्यूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं एक फाइल बनाता हूँ अभी यहाँ पर, इसका नाम मैं लिखता हूँ calculator.py। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई calculator.py के नाम से। नाउ व्हाट आई विल डू हियर इज कि मैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ कोड लिखूंगा अपना। लाइक वी आर क्रिएटिंग द मॉड्यूल। मेरा मोटिव ये है कि मैं कुछ इस तरह का मॉड्यूल लिखूं जिसमें हम एज अ एक कैलकुलेटर बना सकें, और बार बार हमें वो कोड लिखना ना पड़े, ना हमें किसी डेवलपर को वो कोड दिखाना पड़े। वी कैन जस्ट यूज दैट कोड, जिस तरह हम अभी रैंडम फंक्शन हमने यूज किया, मॉड्यूल यूज किया, सॉरी, लाइब्रेरी यूज करके हमने देखा कि किस तरह से हमारे पास फंक्शंस आ रहे हैं और हम इसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं। अल्दो वी नेवर नो कि उसके बैकएंड पे क्या लॉजिक लिखी हुई है। इसी तरह प्रिंट मेथड किस तरह बना है, उसके पीछे क्या लॉजिक है हमें नहीं पता, वी जस्ट यूज इट। तो वो बनता किस तरह आज हम वो बनाएंगे। लेट्स सपोज मैं कुछ फंक्शंस बना रहा हूँ यहाँ पर जल्दी से। लेट्स सपोज एड यहाँ पर एक्स कॉमा वाई, और इसमें सिंपली मैं बस रिटर्न करवा देता हूँ एक्स प्लस वाई, यानी एडिशन में इसकी दो नंबर्स की इसमें प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, सेम मैं एक और मेथड बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ सब्ट्रैक्ट। डेफ सब ट्रैक्ट, सब लिख देता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। और यहाँ पर भी मैं एक्स कॉमा वाई दो वैल्यूज देता हूँ। आपको याद होगा हम फंक्शन किस तरह बना रहे थे, मैंने यहाँ पर पैरामीटर दिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको रिटर्न करवा देता हूँ एक्स माइनस वाई। सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। फिर एक मैं और फंक्शन बना लेता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड यहाँ पर भी मैं दो वैल्यूज दे देता हूँ एक्स कॉमा वाई, और मैं यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ। हम चाहें तो हम वेरिएबल के अंदर भी इसको स्टोर करवा सकते थे और उस वेरिएबल को रिटर्न करवा देते, बट हमने देखा जैसे कि जो रिटर्न होता है वो आपको एक वैल्यू असाइन रिटर्न करता है जिसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो फॉर सेविंग द टाइम मैं जस्ट इसको डायरेक्टली रिटर्न करवा रहा हूँ। ठीक है, अब हमने ये तीन फंक्शन बनाए हैं एक फाइल के अंदर जिसका नाम है calculator.py फाइल। ठीक है, अच्छा, आप फंक्शन के अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी ऐड कर सकते हैं। किस तरह देखें, अगर हम यहाँ पर कोई फंक्शन लिखते हैं, जैसा बोल मैं ना यहाँ पर प्रिंट का फंक्शन यूज कर रहा हूँ, जैसे मैं ब्रैकेट लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंटेशन खुलती है। देखिए लिखा हो प्रिंट वैल्यूज ऑफ द स्ट्रीम ऑन द सिस्टम सिर्फ डॉट आउट बाय डिफॉल्ट, सेपरेटर होता है, उसके अंदर एंड होता है, फाइल होता है। लाइक उन्होंने पूरी डिटेल दी हुई है इस फंक्शन के बारे में। बट वेयर एज मैं अगर अपने फंक्शन की बात करूं और मैं ऐड लिखता हूं तो यहाँ पर बस वो वेरिएबल्स के नाम है, कोई डिटेल नहीं है। तो अगर आपको डिटेल ऐड करनी है यानी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर फंक्शन ऐड करना है तो आपने ये
3 कोटेशन देने हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी 3 कोटेशन दे देना, और इसके अंदर अब आप जो लिखेंगे वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंसीडर होगी। लेट्स सपोज दिस फंक्शन एड्स 2 values and return एडिशन, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन लिखा इसका छोटा सा, अब मैं यहाँ पर ऐड लिखता हूँ। अब मैं अगर इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो आप ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस फंक्शन एड 2 वैल्यू एंड रिटर्न एडिशन रिजल्ट, ठीक है। आप इस तरह कुछ भी मल्टी लाइन लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और लाइन ऐड कर सकता हूँ। लेट्स सपोज यू हैव टू प्रोवाइड वैल्यू एक्स एंड वाई, और जब मैं वापस ऐड के अंदर आऊंगा और इसको मैं वापस से ब्रैकेट ओपन करूंगा तो आप देखें ये एक डॉट आ गया, जिस तरह मार्कडाउन में आप काम करते थे। तो ये क्या है, स्ट्रिंग को लिखने का एक तरीका ये भी होता है, जैसे हम स्ट्रिंग कितने तरीके से लिखते थे, हमने अभी तक एक ही तरीका देखा कि अगर आप इस तरह लिखते हो तो ये स्ट्रिंग कंसीडर होता है। यस इट इज राइट कि ये स्ट्रिंग कंसीडर होगा, बट आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज हो। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, मतलब 3 कोटेशन देके और उसके अंदर भी लिख सकते हो अली। ये तो 3 डबल कोटेशन हमने स्टार्ट और एंड पे दी, आप 3 सिंगल कोटेशन भी दे सकते हो, और सिंगल कोटेशन ये इसके अंदर भी लिख सकते हो। ये सब इक्वल है, लेकिन आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर सब इक्वल है तो ये इस तरह क्यों आ रहे हैं हमारे पास। लाइक हम एक ही डिफाइन कर देते, दूसरा ये सिंगल कोटेशन से स्ट्रिंग डिफाइन करने की क्या जरूरत है। क्यों? क्योंकि काफी दफा ऐसा होता है कि आप जब स्ट्रिंग बना रहे होते हैं तो आपको कुछ इस तरह लिखना पड़ जाता है। लेट्स सपोज मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ या मैं सिंगल कोटेशन में लिखने जा रहा हूँ, दिस इज, अब मैं लिखने जा रहा हूँ अलीस पेन, ठीक है। अब अलीस के लिए अगर मुझे एक और सेमीकोलन मैंने यहाँ पर ऐड किया, अलीस पेन लिखा और यहाँ पर एक और सेमीकोलन से बंद किया, तो अब देखें कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब पाइथन ये समझ रहा है कि उसको पता है कि एक स्टार्टिंग सिंगल कोटेशन और एंडिंग सिंगल कोटेशन के बीच में क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। उसने इसको देखें स्ट्रिंग कंसीडर कर लिया, क्योंकि यहाँ पर हमने तो ये लिखा था कि अलीस एस, ये तो मुझे अलीस सेंटेंस के हिसाब से लिखना था, मैं तो ये पूरा स्ट्रिंग बनाना चाह रहा था, लेकिन उसने सिर्फ यहाँ तक इसको स्ट्रिंग कंसीडर किया और इस पे वो हमें एरर दे रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एरर दे रहा है, ठीक है। तो इस केस से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप यहाँ पर डबल कोटेशन में स्ट्रिंग को बुला लोगे, तो ये कि एज इट इज आपके पास प्रिंट हो जाएगा। देखें दिस इज अलीस पेन, राइट। तो वेयर इज वाइस वर्सा आप कर ले। अगर लेट सपोज आप लिख रहे हैं कि आप एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, ही सेड यू आर नॉट डूइंग गुड वर्क, ठीक है। ये मैंने कोटेशन लिखी, फुल स्टॉप दिया और फिर एक डबल कोटेशन दे दी। अब ये देखें अब यहाँ पर भी एक इश्यू आ गया। यहाँ तक तो ठीक था, यानी एक हमने डबल कोटेशन ऑन की और डबल कोटेशन क्लोज की, तो क्या हुआ कि उसने इसके बीच वाले को स्ट्रिंग कंसीडर किया, दैट इज ट्रू, बट इससे आगे वाले को उसने स्ट्रिंग कंसीडर क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कोटेशन है ही नहीं है, पीछे वाली तो इसके लिए क्लोजिंग में काउंट हो गई। तो यहाँ पर यू पे भी हमें एरर दिया, आर पे दिया। नोट का कलर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि नोट एक कीवर्ड है, हमने देखा था। हम जब ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे तो नोट हमारे पास ऑपरेटर के तौर पे आता है, डूइंग गुड वर्क, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप सिंगल कोटेशन दे सकते हो। अब देखना अब एरर खत्म हो जाएगा, ये देखो अब ये पूरी स्ट्रिंग बन गई। तो आप अपने यूजेज के हिसाब से लिखते हो। अब आपको मल्टी लाइन जब स्ट्रिंग बनाना होता है तो आप हर 3 कोटेशन का यूज करते हो, फिर भले वो 3 सिंगल कोटेशन हो या डबल कोटेशन हो, जैसे हमने यहाँ पर यूज किया। आई होप तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि स्ट्रिंग को आप किस किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं अपने मॉड्यूल की तरफ। मैंने यहाँ पर 3 फंक्शन बनाए हैं, ठीक है। मैं तीनों की डॉक्यूमेंटेशन भी ऐड कर देता हूँ जस्ट टू लुक का फॉर्मल लुक हियर। this function add, this function subtract 2 values and return subtraction, result.
और आल्सो रिजल्ट। ठीक है, अब मैं लास्ट वाले पे भी ऐसे डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर दिस फंक्शन मल्टीप्लाई टू वैल्यूज एंड रिटर्न मल्टीप्लिकेशन, you have to provide two values। ठीक है, अब ये मैंने 3 फंक्शन बना दिए, बट आई विल नॉट यूज these functions in this file for some reason। फ्यूचर में जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो आप सारा कोड एक फाइल में नहीं लिखते। दिस नॉट अ गुड प्रैक्टिस। व्हाई? बिकॉज अगर मैं सब सारी लाइंस ऑफ कोड एक ही फाइल के अंदर लिखने बैठ गया, सो इट माइट बी कॉन्फ्लिक्टिंग के अब मैं इतने पॉइंट्स लिखता जा रहा हूँ कि वो 1000 इवन दो मिलियंस लाइन पर भी चले जाते हैं कोड जब आप प्रोडक्शन लेवल पे काम करते हो। तो आप क्या करते हो, उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स उसको डिफरेंट फाइल्स के अंदर सेव करके उनको यूज करते हो किसी दूसरी फाइल में जहां पर आपको करना हो। अब लेट्स सपोज मैंने एक मॉड्यूल बनाया कैलकुलेटर का। अब कैलकुलेटर मुझे एक एप्लीकेशन में यूज करना है ना, तो मैं इस मॉड्यूल को मैंने बना लिया है। मॉड्यूल इज जस्ट लाइक अ सिंपल फाइल जो कि हमने यहाँ पर नाम दिया .py के नाम से। रिमेंबर वो हमेशा .py में बनेगी, IPYNB में नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 मेथड्स लिख लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक और न्यू फाइल बना रहा हूँ जिसमें मुझे कैलकुलेटर यूज करना है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे जो बाकी डेवलपर्स हैं या मेरा जो यूजर है या जो मेरे कोड में मॉडिफिकेशन कर रहा है वो मेरे कैलकुलेटर के कोड के साथ कुछ भी करे। ही कैन यूज माई फंक्शंस जो मेरे कैलकुलेटर के अंदर अवेलेबल है, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन उसको वहीं से मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाता हूँ टेस्ट के नाम से, टेस्ट py। अब ये देखिएगा, अब हम पहले क्या करते थे, जब हम मॉड्यूल इंपोर्ट करते थे तो किस तरह करते थे, इंपोर्ट रैंडम इस तरह करते थे, राइट। और फिर उस मॉड्यूल के नाम के अंदर से हम फंक्शंस कॉल करते थे, जैसे डॉट दबाते थे तो अवेलेबल फंक्शन हमारे पास आ जाते थे। यानी ये भी किसी ने फाइल बना के पाइथन के सर्वर पे रखी हुई, तभी हमारे पास इस तरह एक्सेस हो रहा है। हम कौन सा मेथड हमने यूज किया था, रेंड इंट वाला। ठीक है, ये देखें, अब जैसे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो यहाँ पर मुझे उसकी डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं मिली, अल्दो मुझे वैल्यूज उसकी पैरामीटर्स मिलते हैं। ठीक है, इस तरह हम मॉड्यूल को यूज करते थे। अब हमने जो मॉड्यूल बनाया अगर हमें उसको यूज करना है तो किस तरह करेंगे, सेम कीवर्ड लिखूंगा इंपोर्ट, और लिखूंगा फाइल का नाम, दैट इज बेसिकली माय मॉड्यूल नेम। तो मेरे फाइल का नाम क्या है, कैलकुलेटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ लिखूंगा कैलकुलेटर। ठीक है, अब ये मेरा मॉड्यूल इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक। अब मुझे इसको यूज करना है, लेट्स सपोज मुझे जानना है कि इसके अंदर कितने फंक्शन है, क्या काम करता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कैलकुलेटर। अब जैसे डॉट लगाऊंगा तो इसके अंदर अवेलेबल फंक्शंस मेरे पास आ गए, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, 3 हमारे पास फंक्शन है, और बाकी ये बता रहा है कि ये इसके फाइल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अगर आप डॉक्स लिख के प्रिंट करेंगे तो आपके पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी अगर हमने ऐड की होगी फंक्शंस के बाहर। यानी आप यहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर सकते हैं फंक्शन से पहले। यहाँ पर डबल कोटेशन देकर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं कि ये क्या करता है। मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ कैलकुलेटर डॉट ऐड। अब जैसे ही लिखता हूँ तो मुझे कहता है कि एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू मुझे देनी है। तो मैं एक्स की वैल्यू देता हूँ 12 एंड वाई की वैल्यू देता हूँ 2। अब इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा तो मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, क्योंकि हमने रिटर्न स्टेटमेंट लगाई थी, प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाई थी। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लिख लेता हूँ रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट 1, और इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट रिजल्ट 1। तो जब मैं इस फाइल को रन करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास रिजल्ट आ गया 14। क्यों 14 आया, क्योंकि हमने 12 दिया था एंड 2 दिया था, 12 + 2 = 14। ठीक है, इसी तरह आप दूसरा मेथड भी कर सकते हैं, दैट इज विल बी द रिजल्ट 2। उसमें मैं अपने मॉड्यूल का नाम लिखूंगा कैलकुलेटर, जो कि मैंने ऊपर इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पर। एक लाइन ही करता हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर डॉट, अगर मैं सब्ट्रैक्शन करने जा रहा हूँ तो सब के नाम से हमने मेथड बनाया था, और उसके अंदर मैं सेम वही वैल्यू दूंगा 12 का, एंड मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवा लूंगा। और इसके अंदर मैं लिख दूंगा वैल्यू रिजल्ट 2 की वैल्यू। जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर रिजल्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज 10, बिकॉज 12 - 2 = 10।
ठीक है। इसी तरह आप तीसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ रिजल्ट 3, और वापिस से अपना फंक्शन जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट किया था उसको कॉल करता हूँ और डॉट लगाकर तीसरा मेथड यूज करता हूँ, दैट इज बेसिकली मल्टीप्लाई एंड 4, 3, और इसको भी मैं प्रिंट करवा देता हूँ। कंटेनिंग द रिजल्ट 3। जब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा तो ये पहला एडिशन का रिजल्ट आ गया, सेकंड हमारे पास सब्सट्रैक्शन का आ गया, एंड थर्ड हमारे पास मल्टीप्लाई का आ गया, 3, 4 का 12। ठीक है। तो अब आप क्लियर हो गया होगा कि मॉड्यूल किस तरह काम करते हैं। जस्ट आपको थोड़ा सा ये समझाना था। जैसे मैंने इसको रन किया टेस्ट फाइल को, देखें यहाँ पर पाई कैशे फाइल बन गई। ये बताता है कि आपने इसको यानी एक मॉड्यूल को यूज किया है अपने कोड के अंदर। ठीक है। तो आपके पास आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बेसिकली मॉड्यूल किस तरह बनते हैं। इसी तरह जितने भी हम मॉड्यूल यूज करते हुए आए हैं या करते रहेंगे फ्यूचर में, उनका लॉजिक यही होता है। लाइक यू कैन आल्सो बिल्ड मॉड्यूल फॉर योर सिस्टम। ठीक है। जिसमें आप चाहते हैं कि आप देखें, किसी को नहीं पता कि मैंने कैलकुलेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेटर के अंदर ये देखें, ये हमने सारे फंक्शन लिखे हैं, तो एक कोड एक नीट एंड क्लीन हमारे पास लग रहा है। तो ये बस मैंने आपको आज थोड़ा सा बताना था। देन हम अपने कोड की तरफ चलते हैं जो आज हमने पढ़ना है। आज हम सर जो मेरा एक पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन वो है था। श्योर जी जी इसमें हम आपने जो पीवाई फाइल रखी है, कैलकुलेटर पीवाई फाइल, या ये आपने सेम फोल्डर के अंदर रखी है। एब्सोल्युटली। अगर अगर ये दूसरे फोल्डर में हो तो हम इसको फोल्डर के नाम से इंपोर्ट करेंगे। अब देखें, ये हम अभी करके देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई जिसका नाम था माय फंक्शन। लेट्स सपोज, और मैं इस कैलकुलेटर को अब अंदर मूव करने लगा। मैंने ये माय फाइल के अंदर इसको मूव करवा दिया। अब अगर आपने इंपोर्ट करना है तो आपने क्या करना होगा, इस कैलकुलेटर को मैं क्लोज करता हूँ, टेस्ट फाइल पे आता। अब ये देखें यहाँ पर मेरे पास एरर शो कर रहा है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इंपोर्ट। अब मुझे पहले किस में जाना है, माय, ठीक है, फंक्शन, ठीक है, डॉट। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, फाइल का नाम कैलकुलेटर, इसको लिखता हूँ। ठीक है। अब लेट्स सी हम इसको यूज करते हैं कि हमारे पास इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। और एक मेथड आपके पास होता है फ्रॉम माय फंक्शन। अब आप देखिएगा कि कहाँ पर माय फंक्शन इंपोर्ट कैलकुलेटर। ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे फंक्शन किस तरह चलता है। पहले मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, लेट्स सी क्या आता है। तो अभी मेरे पास यहाँ पर एरर आ रहा है। ठीक है। अब मुझे किस तरह करना होगा, लेट्स सी, चेक करते हैं इसको। तो मैं नाम लिखता हूँ कल, ओके, इसको हम स्लैश तो नहीं देंगे? किस जैसे तरह कह रहे हैं आप? जैसे हम फाइल की डायरेक्टरी देखते हैं। अभी देखिएगा, फ्रॉम माय फंक्शन डॉट, यहाँ पर है फाइल का नाम कैलकुलेटर, कैलकुलेटर इंपोर्ट। अब यहाँ पर मैं फंक्शंस के नाम दे सकता हूँ। हमारा फंक्शन कौन सा है, ऐड का फंक्शन है। हमारे पास फंक्शन कौन सा है, सब्सट्रैक्ट का फंक्शन है। और हमारे पास फंक्शन कौन सा है, थर्ड हमारे पास था मल्टीप्लाई। अब अगर मैं इसको यूज करूंगा, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर ऐड को कॉल कर सकता हूँ। अगर मैं किसी मॉड्यूल को कहीं मूव कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली ऐड लिखूंगा, सिंपली यहाँ पर सब्ट्रैक्ट लिखूंगा। बल्कि मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ ताकि ये कोड भी आपका पढ़ा रहे और इसको भी आप करें। फिर मैं इसको कर कमेंट आउट, इसको पूरा कमेंट करते हैं। मैं वापस से इंपोर्ट करता हूँ। किस तरह, फ्रॉम, पहले आपने फोल्डर का नाम लिखना है जहां पर आप अभी बैठे हुए हैं। यहाँ पर स्लैश नहीं देंगे, यहाँ पर डॉट कंसीडर होता है। जब आप किसी कोड के ठीक अंदर है। जा रहे होते हैं तो आप डॉट के थ्रू जाते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिखा माय
फंक्शन जो कि मेरा फोल्डर का नाम है इस करंट डायरेक्टरी के अंदर, बिकॉज मैं जो फाइल रन कर रहा हूँ वो test.py है। मैंने यहाँ माई फंक्शन जैसे ही मैं डॉट दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास फाइल का नाम मैं लिखूंगा जो कि मेरी है कैलकुलेटर। अब यहाँ से मैंने क्या इंपोर्ट करवाना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप चाहते हैं कि सब इंपोर्ट करवाना है तो आप स्टेरिक लगा देंगे। स्टेरिक का मतलब ये होता है कि जितने भी इसके अंदर फंक्शन है वो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। बट पहले मैं इसको मैनुअली करता हूँ कि भाई मेरे पास ऐड का फंक्शन है, मेरे पास दूसरा फंक्शन था सब्ट्रैक्ट का। ये देखिए जैसे मैं नाम लिखता जा रहा हूँ वो मुझे शो कर रहा है कि ये फंक्शन है, और जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाई ये भी आ गया। अब जैसे आपने एक रिजल्ट बनाना है और उसके अंदर इसको स्टोर कर देना है, लेट्स सपोज 8 के अंदर। अब आप कोई अपने उसका नाम नहीं लिखेंगे कैलकुलेटर का, बिकॉज आप उसको फ्रॉम के थ्रू लेकर आ रहे हैं, डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आपका जो वो मॉड्यूल है वो किसी फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। तो आगे चल के आप देखेंगे काफी दफा आप इस तरह भी इंपोर्ट करते हैं कि आपको पर्टिकुलर उस मॉड्यूल के अंदर से क्या इंपोर्ट करना है, तो वो आप इस तरह से करते हैं फ्रॉम कीवर्ड से। तो मैं यहाँ जस्ट 2 वैल्यूज दे दूंगा 12, 2 और इसको प्रिंट करवा के आपको दिखाता हूँ फिर हमारे पास वो चलता है या नहीं चलता है। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 14, ठीक है। इसी तरह आप सब्ट्रैक्ट का कर लें तो आपके पास सब्ट्रैक्ट भी चल जाएगा, दैट विल बी 10। इसी तरह आप मल्टीप्लाई कर लें, दैट विल आल्सो बी 24। अब मैंने आपको इस तरह बताया, आप इसको स्टेरिक से भी कर सकते हो, दोनों एक ही चीज है। स्टेरिक का मतलब ये है कि इस फोल्डर के अंदर जाकर इसके अंदर जो ये मॉड्यूल पड़ा हुआ है उसके अंदर से सब चीजें इंपोर्ट कर लो, यानी सारे फंक्शन और हर एक चीज इंपोर्ट कर लो, तो ये भी सेम काम करेगा उसी तरह। दोनों के रिजल्ट 24 है। तो आप किसी भी तरह से इसको यूज कर सकते हैं, जिस तरह आपको ईज लगता है आप उस तरह से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप काफी दफा देखेंगे कि आप इसको फ्रॉम कीवर्ड से यूज कर रहे हैं, और काफी दफा देखेंगे कि डायरेक्टली आप इसको इंपोर्ट के थ्रू इंपोर्ट कर रहे होंगे। तो मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करें तो आप अपने हिसाब से इसको फॉर्मेट कर लीजिएगा। आप जब मैंने इसको रन किया तो देखें पहले पाई कैशे फाइल मेरी यहाँ पर बनी थी, क्योंकि पहले मेरा जो मॉड्यूल था वो बाहर था। राइट नाउ मैंने उसको मूव किया माय फंक्शंस के अंदर, तो यहाँ पर भी पाई कैशे फाइल बन गई। तो ये हमारा था मॉड्यूल के हिसाब से कि मॉड्यूल किस तरह रन करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अभी? जी जी, थैंक यू सो मच, क्लियर हो गया। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेजर जो समझें कि लाइब्रेरी की तरफ, जो कि है numpy। अच्छा, ये बहुत ज्यादा यूज होती है मशीन लर्निंग डेटा साइंस के अंदर, आप इसका बहुत यूज करोगे। इसकी फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन। द नेम इटसेल्फ सेज कि ये ऐसी एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे मैथ के फंक्शन हैं। यानी जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं, या कोई भी मैथ की टर्म पढ़ते हैं, आप उस पे इसके कॉन्सेप्ट लाजमी यूज करते हैं। तो आज वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास इस लाइब्रेरी के अंदर है। लाइक एक पूरा जॉइंट है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, एक एक करके जो जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं हम यूज करेंगे। और आगे चल के जब हम नेक्स्ट वीक 7, 8 को कवर करेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि हम इसकी मदद से किस तरह रियल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं। क्या सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि numpy की जरूरत क्यों पड़ी। एज वी नो हमारे पास लिस्ट थी। बेसिकली लिस्ट क्या करती थी, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करती थी। अब हम जब numpy से चीजें बनाएंगे तो आपको लगेगा कि ये भी उसी तरह काम करता है। लाइक जैसे लिस्ट बन रही है उसी तरह हम एरेज बना रहे हैं numpy में। व्हाट इज द डिफरेंस? तो डिफरेंस क्या है कि लिस्ट अच्छी है चीजें स्टोर करने के लिए, लेकिन अगर आपने मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस करनी है लिस्ट पर, सो इट इज हार्ड टू कंप्यूट फॉर लिस्ट। बिकॉज आपने देखा लूप के अंदर आपको लूप चलाना पड़ता था, हर एक वैल्यू को एक्सेस करना पड़ता था, देन उस वैल्यू के साथ आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता था, आइदर एडिशन, सब्सक्रिप्शन या कुछ भी। आपने एक एक एलिमेंट को उठाना है लूप के थ्रू और फिर उस पर काम करना है। हो सकता है फ्यूचर में आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हों एक लिस्ट के अंदर या एक एरे के अंदर, तो सबको आपने लूप से उठाकर उसमें चीजों को अपडेट करना इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो हमें डेफिनेटली कोई ऐसा सॉल्यूशन चाहिए था जो मैथमेटिकल फॉर्म से हमें सपोर्ट करे इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, जहां पर हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकें। तो वो हमारे पास सपोर्ट मिलती है हमें numpy से। numpy क्या करता है, इस तरह का टूल है जो आपको एरे देता है। एरे सेट ऑफ एलिमेंट्स,
जिस तरह लिस्ट हमारी थी, लिस्ट क्या करती थी, आपके एलिमेंट्स को स्टोर करती थी, इसी तरह एरे भी यही करता है, डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टोर करता है। बट इसमें क्या है, बिल्ट इन मैथ है, जिसमें आप एक ही लाइन के अंदर हर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं एक लिस्ट के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर एक रिकॉर्ड 5 से मल्टीप्लाई हो जाए। लेट्स सपोज आपके पास एक रिकॉर्ड से आपके पास एक प्रोडक्ट थी जिसकी प्राइसेस आपने लिखी हुई थी। अब आप कह रहे हैं कि उसके अंदर मुझे जीएसटी की वैल्यू इंक्लूड करनी है, यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऐड करनी है उस हर एक प्रोडक्ट की वैल्यू के साथ। तो आप लिस्ट में किस तरह करते थे, लिस्ट में आप पहले वो लिस्ट बनाई हुई है, लेट्स सपोज 5 या 4 वैल्यूज है आपके पास। आप एक एम्प्टी लिस्ट बनाओगे जिसमें आपने वो चीज स्टोर करनी होगी, डेफिनेटली आपने हर एक एलिमेंट पे प्रोसेस करना है कोई ना कोई। लेट्स सपोज आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आप लूप चलाएंगे इस लिस्ट के अंदर, आपके पास हर एक एलिमेंट आएगा, आप हर एक एलिमेंट को ऐड करेंगे, यानी पुरानी जो एम्प्टी लिस्ट है आपकी उसके अंदर अपेंड कर रहे हैं किससे, एक तो एलिमेंट जो आ रहा है 10 और उसके साथ आप एडिशन कर रहे हैं किसकी, 5 की। तो 10 + 5 15 होकर इसके अंदर आ जाएगा। देन फॉर 32, सेम फॉर 48 एंड 35। तो ये क्या है, आपके पास एक लूप का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप क्या करते हैं कि आपकी जो लिस्ट थी 30, ये देखिए आप एक एक एलिमेंट अब आपका ऐड हो गया, 35, 37, 33, 40। तो ये हमारे पास एक स्लो प्रोसेस है कंप्यूटर की टर्म में। आई नो आपको लग रहा होगा कि तो माइक्रो सेकेंड्स में एग्जीक्यूट होगी, बट जब आप हाई कंप्यूटेशन करते हैं तो कंप्यूटर के लिए ये भी बहुत बड़ा नंबर है, उनको बहुत फास्ट सॉल्यूशन चाहिए होते हैं टू कंप्यूट रिजल्ट्स फॉर मशीन लर्निंग, एआई एंड डेटा साइंस। तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए था, ऐसा टूल चाहिए था जो हमारा ये काम कर सके। हमने जितने भी मॉड्यूल यूज किया उसके लिए हमें कोई भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ी थी। इसका मतलब ये कि पाइथन की तरफ से हमें वो डिपेंडेंसी, जब हम पाइथन इंस्टॉल करते थे हमारे पास वो मॉड्यूल बिल्ट इन थे, हम यूज करें या ना करें ये हमारा हेडेक नहीं था उस टाइम। तो ये था कि पाइथन ने उसको इंस्टॉल करके दिया हुआ था जब पाइथन इंस्टॉल करते हैं। बट कुछ ऐसे मॉड्यूल होते हैं कि आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ता है पहले यूज करने के। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ लिखता हूँ ना import numpy, अभी तो मैंने खैर डाउनलोड किया हुआ है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब आप फर्स्ट टाइम इस तरह करेंगे ना import numpy, तो आपके पास एरर आएगा कि लाइब्रेरी फाउंड नहीं हो रही। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल की कमांड क्या होती है, ये मैंने एक्सक्लेमेशन की साइन दी है, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा है पिप इंस्टॉल, ये कांस्टेंट कमांड है, और आगे आप देते हैं मॉड्यूल का नाम जो आपने इंस्टॉल करना होता है, जो पाइथन के साथ नहीं आते। उसमें numpy हमारे पास है जो कि पाइथन के साथ नहीं आता। आप यहाँ लिखेंगे पिप इंस्टॉल numpy, एंड आगे मैंने एक पैरामीटर दिया हुआ -q। -q इज जस्ट फॉर क्विट, ये शॉर्टकट है कि आप जब डाउनलोड करते हो तो बहुत सारी लाइंस, आपके पास बहुत सारी चीजें आपको दिखा रहा होता है, जिससे होता है कि आपकी नोटबुक खामखा बड़ी होती है। आप नहीं चाहते कि आपके सामने वो चीज आए, बस जस्ट मुझे आउटपुट मिल जाए कि हाँ मेरे पास इंस्टॉल हो गया है। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये रन करेगा। अगर मेरे पास पहले से इंस्टॉल होगा तो मुझे कुछ भी शो नहीं करेगा। आप लोगों के पास ये फर्स्ट टाइम नीचे शो करेगा कि ये जो numpy मॉड्यूल है ये इंस्टॉल हो चुका है। देन ओनली आप इसको इंपोर्ट कर सकेंगे जिस तरह मैंने किया। अच्छा, आप चाहें तो इस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो अगर आपको लग रहा है कि ये जो नाम है ये बड़ा है तो आप इसको अलियास दे सकते हैं। अलियासिस यानी एक शॉर्ट नेम दे सकते हैं जिसको आप यूज करेंगे थ्रू आउट योर प्रोग्राम। आप बार बार numpy डॉट करके फंक्शन को कॉल नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं एक शॉर्ट नेम दे दूं, numpy को np के नाम से, कुछ भी दे सकते हो, st दे सकते हो, जो आपको सही लगता है। बट जो प्रोग्रामर है या जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो मोस्टली इसको एज अ एनपी कंसीडर करते हैं। तो ये एक यूं समझें कि कोड वर्ड बन चुका है इसका। तो इसलिए आप इसको इस तरह इंपोर्ट करें, इंपोर्ट numpy एज np। नाउ आई डोंट हैव टू राइट numpy डॉट, आई हैव टू जस्ट राइट np डॉट। जब मुझे फंक्शन कॉल करने होते हैं मेथड के मॉड्यूल के, तो मैं किस तरह करता था, np डॉट लगाता था और मेरे पास फंक्शन आ जाते थे। तो यहाँ आप देखें मैंने इंपोर्ट किया है इसको, इंपोर्ट numpy एज np। नाउ आई हैव क्रिएटेड वन एलिमेंट, वन वेरिएबल दैट इज stems, और उसके अंदर मैं np डॉट करके फंक्शन कर रहा हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पर np दिखाऊं, np डॉट, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फिर से। जब मैं np डॉट लिखता हूं तो आपके पास वही देखें लिस्ट ऑफ फंक्शंस आ रहे हैं, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू,
अकोर्स, ठीक है, ये डिफरेंट फंक्शंस है, हम एक एक करके जो जो हमारी नीड के अकॉर्डिंगली होगा हम उसको देखेंगे। अभी हम पहले क्या बनाने जा रहे हैं, एक एरे बनाने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास एरे के नाम से एक फंक्शन होगा। ये मैंने एरे का फंक्शन क्लिक किया। इसके अंदर अब मुझे क्या चाहिए, मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मुझे कह रहा ऑब्जेक्ट यानी एरे लाइक लिस्ट आपको चाहिए। आपने इसके अंदर एक एरे लाइक लिस्ट लेनी है, जिस तरह हम लिस्ट बनाते हैं सिंपली, और उसके अंदर आपने वैल्यूज असाइन कर देनी है 1 2 3 4 5 लेट्स, ठीक है। और इसको मैं अगर रन करता हूँ तो आप ये देखें नीचे एक एरे बन चुका है। वहां पर हमारे पास क्या कंसीडर होती थी, लिस्ट होती थी, हमने अभी क्या बनाया, एरे। एरे कंपैरेटिवली लिस्ट से काफी फास्ट होता है, ठीक है। दिखने में बज़ाहिर आपको ये लिस्ट ही लगेगी, बट ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है। और इनके ऊपर आप एक ही लाइन के अंदर विदाउट यूजिंग एनी लूप आप मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, वो हम नीचे देखेंगे। अब ये देखें, मैंने एक एरे बनाया है टेम्प के अंदर, ठीक है, जिसकी वैल्यूज ये है 30 32 28 एंड 35। अब पहले मैं वो आपको एरे प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया। देन मैं क्या कर रहा हूँ, उस एरे को +5 कर रहा हूँ। अब +5 का मतलब क्या होगा, जब आप लिस्ट में +5 या मल्टीप्लाई बाय 5 क्या करते थे तो क्या होता था, वो डबल हो जाती थी। डबल का मकसद क्या, कि जो ये लिस्ट है एक और एडिशन सेम वैल्यूज की इसके आखिरी में आ जाएगी, फिर एक और एडिशन आ जाएगी जितनी दफा आप मल्टीप्लाई करते थे। हम चाह रहे हैं कि हम हर एक वैल्यू के अंदर 5 की एडिशन करें, ठीक है। तो हमने लिस्ट में देखा, हमें ऊपर के लूप्स के थ्रू हमें ये चीज करनी पड़ रही थी और कोई सॉल्यूशन नहीं था। यहाँ पर क्या, जस्ट मैंने वेरिएबल का नाम दिया जो मैंने एरे बनाया है, और उसके अंदर मैंने 5 ऐड कर दिया। तो आप डिफरेंस देखिएगा। देखें, ऊपर वाली लिस्ट मैंने प्रिंट करवाई जो कि मैंने पहले बनाई थी 30 32 28 35, ये हमारे पास एरे आ गया। और इसके अंदर मैंने नीचे प्रिंट करवाया, इसके अंदर 5 की एडिशन, ठीक है। तो 5 की एडिशन 30 35 हो गया, 30 32 37 हो गया, 33 हो गया एंड 40 हो गया। इसी तरह आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं मैथमेटिक्स का जस्ट इन अ सिंगल लाइन। जैसे लेट्स सपोज सब्ट्रैक्ट करवा दिया 2 से, जैसे आपने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। किसी तरह के भी ऑपरेशन आप मैथमेटिकली आप इसको एक ही लाइन में परफॉर्म करवा सकते हैं। देखें, अब जो 30 था उसमें मैंने माइनस करवाया 2 की वैल्यू, तो 28 हो गई, फिर 30 हो गई। ये चेंज क्यों नहीं हुई लिस्ट की वैल्यू, क्योंकि मैंने किसी वेरिएबल के अंदर असाइन नहीं किया, जस्ट मैंने रन टाइम पे इसको चेंज किया, तो इसीलिए आपके पास इस तरह आ रहा। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60 हो गया, 32 मल्टीप्लाई 64 हो गया, सो ऑन एंड सो फॉर। तो आपने देखा विदाउट राइटिंग एनी टाइप ऑफ लूप हियर, वी जस्ट पुट द ऑपरेशन व्हाट वी हैव टू परफॉर्म इन द एरे। तो एक सिंगल लाइन में हमारे पास सारा काम हो गया एंड वेरी फास्ट है ये हमारे पास। आगे चल के हम इसको देखेंगे। अच्छा, एरे के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। एरे किस तरह बनाते हैं और उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, यानी एट्रीब्यूट्स से मुराद ये कि एरे को आपने देखना है कि वो उसके अंदर क्या क्या खासियतें हैं, वो आप किस तरह देखेंगे। उसके कुछ मेथड्स हमें नमपाई ने दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं पहला एक मेथड आपको दिखाऊं या एक एट्रीब्यूट दिखाऊं या एक फंक्शन भी आप कह सकते हो, एक फंक्शन दिखाऊं कि लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया है, ठीक है, जिसमें 5 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं सिंपली एरे को प्रिंट करवा रहा हूँ, देन मैं एक मेथड को यूज कर रहा हूँ या फंक्शन को यूज कर रहा हूँ, दैट इज बेसिकली शेप। शेप क्या बताती है, द साइज ऑफ ईच डायमेंशन। यानी आप एरे किस तरह बनाते हो कि आपके पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है। राइट नाउ हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रो है और कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5। इस तरह वर्टिकली लाइंस कॉल कॉलम एंड हॉरिजेंटल लाइंस आर नोन एज रोज, ठीक है। तो मैं जैसे ही शेप प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास कुछ आएगी 5,0। आपको याद हो टप्पल में मैंने कहा था जीरो को लिखने का किस तरह होता है, या एक एलिमेंट आप बनाते हो तो उसमें कॉमा देते हो, वरना वो टप्पल कंसीडर नहीं होता। तो शेप हमें हमेशा टप्पल रिटर्न करती है जिसमें वो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बताते हैं। तो यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि 5 आपके पास एलिमेंट है इन 1 रो। 5 एलिमेंट क्या होंगे, आपके पास कॉलम्स होंगे, ठीक है। फिर आपके पास एक फंक्शन आता है जो कि है ndim। व्हाट इट स्टैंड फॉर, इट्स बेसिकली टेल यू द डायमेंशन ऑफ एरे, कि वो जो एरे है वो कौन सी डायमेंशन में है, 1D 2D 3D। 2D से मुराद क्या है, हम लिस्ट बनाते थे, आपको याद होगा हमने एक लिस्ट बनाई 1 2 3
और इसके अंदर एक और लिस्ट बना दी 2, 3। तो ये हमारे पास क्या होगा, 2D एरे होगा, बिकॉज यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हमारी ओपन हुई है स्क्वायर ब्रैकेट और 2 क्लोज हुई है। इसी तरह 3 की भी एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें भी इसी तरह बनता है। आपके पास जब एरे बनता है तो वो रोज एंड कॉलम्स में बनता है, वो आपको जानना है कि कितनी डायमेंशन में है, तो वो आप ए डॉट यानी एरे का नाम डॉट एंड इन करेंगे तो वो आपको बता देगा कितनी डायमेंशन है। सेम अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, तो आप साइज का यूज करेंगे। साइज मेथड बताता है टोटल एलिमेंट कितने हैं, इस केस में कितने हैं, 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। और डी टाइप आपको बताता है कि जो इसके अंदर वैल्यूज है ना 10, 20, 30, 40, ये कौन से टाइप की है, आइदर ये इंटीजर है, होल नंबर है या स्ट्रिंग है, ठीक है। एक डिफरेंस आप लोगों ने ये सर्च करना है, ये मुझे बताना है, असाइनमेंट में आप ये चीज मेंशन करेंगे कि ये जो हम एरे बना रहे हैं क्या हम मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यू एक एरे में स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये आपकी असाइनमेंट है, आप ये देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे। पहले जिस तरह हम लिस्ट में तो स्टोर कर लेते थे, हमने देखा, क्योंकि आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। हम यहाँ पर 1, 2, 3 और मैं यहाँ पर स्ट्रिंग भी दे सकता था। तो क्या यहाँ पर ये रूल फॉलो होता है, ये आप ट्राई करेंगे और फिर मुझे रिजल्ट बताएंगे अपने रीजंस के साथ, ठीक है। तो ये मैं इसको रन करता हूँ, आपको लाइन बाय लाइन चीजें दिख जाएंगी। मैंने पहले एरे को प्रिंट किया, दैट इज वेरी प्रीटी सिंपल, जैसे कि हमारा लिस्ट आती है वैसे ही हमारा एरे आया है। फिर मैंने ए डॉट शेप किया तो उसने मुझे बताया 5, 0, 0 शोज के आपके पास एक ही रो है, अगर 2 होती तो आपको 1 बताता, ठीक है, यानी 0 और 1 2 काउंट हो जाती है आपके पास। और यहाँ पर आपको 5 शो कर रहा है कि कितने एलिमेंट्स हैं, या आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि कितने कॉलम्स हैं आपके पास। एंड टिप मैंने आपको बताया था, क्या बताता है, डायमेंशन। राइट नाउ हमारे पास एक ही स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुई है और एक ही स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हुई है, तो ये एक ही डायमेंशन का एरे है। तो यहाँ पर वो हमें बता रहा है 1 डायमेंशन है, 5 एलिमेंट है, तो उसने हमें बताया साइज 5 है, ए डॉट साइज। और डी टाइप उसने हमें बताया इंटीजर है इसकी डेटा टाइप, ठीक है। अब मैं आपको 2D एरे बना के दिखाता हूँ। देखें 2D एरे किस तरह बनेगा, आप इसी तरह ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है, और उसके अंदर मल्टीपल लिस्ट पास करेंगे, जिस तरह हम मल्टीपल लिस्ट बनाते थे। पहली ये देखें, एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुई, उसके अंदर हमने दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट दी, जिसमें पहली वैल्यू दे दी हमने पहले लिस्ट की, फिर हमने दूसरी लिस्ट की वैल्यू दे दी और 2 ब्रैकेट क्लोज किए हमने। और यहाँ से आप स्टार्टिंग से देखें 2 ओपन किए और एंड पे देखें तो 2 क्लोज किए। तो जर्नली ये कौन सा एरे बन गया, 2D एरे बन गया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 2 ब्रैकेट ओपन है, आसान तरीका याद करने का, और 2 ब्रैकेट क्लोज है। और अगर आप देखें तो इसके अंदर कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स हो गए। अब आप देखेंगे कि आपके पास 2 रोज हो गई, या लेफ्ट टू राइट देखें, मैंने आपको कहा था रो किस तरह देखते हैं आप, वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज रोज। तो यहाँ पर 2 रोज होगी। और कॉलम कितने हुए, अगर वर्टिकल लाइन में यहाँ ड्रा करूं 1, 2, 3, हमारे पास 3 हो गई कॉलम्स। तो जैसे ही मैं शेप प्रिंट करूंगा, शेप हमें क्या बताता है, रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहली वैल्यू जो आती है वो रोज की होती है। यहाँ पर हमारे पास कितनी रोज है, 2 रोज है। और हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 3 है कॉलम्स, ठीक है। तो जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये मुझे एक्जैक्टली उस साइज बताएगी जो हमारे टेबल्स की फॉर्म में होता है। जब आप टेबल बनाते हो ना कोई भी एक्सेल का, CSV का, तो वो बेसिकली रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है। तो आप np.array से वो एग्जैक्टली कॉलम्स यहाँ पर बना सकते हैं, आपको कोई एक्सेल की नीड नहीं है यहाँ पर। और जैसे मैं एंडिंग करता हूं तो आपको पता चल गया कि इसकी डायमेंशन कितनी है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई कि आपने देखना है कितनी ब्रैकेट ओपन हुई है, यहाँ पर 2 ब्रैकेट ओपन हुई है, और एंड पर आपने जाके देखना कितनी ब्रैकेट क्लोज हुई है। तो अगर दोनों सेम है तो आपके पास वो उसकी एंड डायमेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले मैंने ग्रिड को प्रिंट किया, ये कुछ इस तरह से दिखता था। और फिर मैंने उसका शेप देखा तो उसने मुझे, मैंने बताया था पहली वैल्यू आपकी रो शो करेगी, तो आपकी 2 रोज होगी और यहाँ पर 3 कॉलम्स हो गए आपके, और इसकी डायमेंशन हमारे पास 2 आ गई। तो इस तरह से आप 2D या मल्टी डायमेंशन एरे बना सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि इसकी क्या यूजेज है और किस तरह ये हमें मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के अंदर हेल्प कर सकती है। अभी जैसे आपको इतना जानना है कि आप np.array से क्या क्या चीजें बना सकते हैं। एरे क्रिएशन, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं। आपको हर बार ये नंबर लिखना नहीं पड़ेगा। आप चाह रहे हो कि आप ये नंबर बना के नंबर हर बार लिख रहे हो और आपका वैल्यू बन रही है। काफी दफा मशीन लर्निंग में ऐसा होता है
कि आपको एक दफा डमी डेटा भी बनाना पड़ता है फॉर सम रीजन, वो आगे चल के हम देखेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स नमपाई ने हमें दिए हुए हैं। एक एक करके हम मेथड को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके बेनिफिट क्या है। पहला मेथड है ए रेंज। रिमेंबर, जब हम लूप पढ़ रहे थे तो वहां पर हमारे पास एक रेंज फंक्शन था, वो रेंज था, ये ए रेंज है, बस ये डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है। वहां पर भी स्टार्ट वैल्यू थी, स्टॉप वैल्यू थी एंड स्टेप था। स्टेप इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, या कितना जंप करना है स्टॉप से एंड के अंदर उसने सेकंड नंबर पे आने के लिए, ठीक है। तो ये आपको रिटर्न करता है ए रे, ये याद रखिएगा एनपी डॉट रेंज। तो अगर मुझे ये मेथड यूज करना है तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली मुझे यहाँ पर एनपी डॉट ए रेंज ये मेथड को कॉल करना है और इसके अंदर मुझे तीन वैल्यूज देनी है। पहली देनी है स्टार्टिंग वैल्यू, मैं चाह रहा हूँ 0 से स्टार्ट हो, और स्टॉप वैल्यू 10। आपको पता है जब स्टॉप वैल्यू आप देते हैं वो एक्सक्लूडेड होती है। रेंज में भी ऐसे था, जब हम रेंज देते थे 1 to 11 तो इसका मतलब ये होता था कि 1 से लेकर वो 10 तक चलेगा, 11 को एक्सक्लूड करेगा। तो यहाँ पर भी अगर मैंने 0 और आखिरी स्टॉप वैल्यू मैंने दिया 10 तो वो कहाँ तक चलेगा, 9 तक चलेगा। बट पहले मुझे देखना होगा स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 नहीं दी, यहाँ पर 2 है, बाय डिफॉल्ट 1 होती है। तो यानी 0 के बाद 1 नहीं आएगा, 0 प्लस 2 आएगा, दैट इज बेसिकली 2। देन 2 प्लस 3 नहीं, हमारे 2 के बाद 3 नहीं आएगा, 2 प्लस 2 आएगा, दैट इज स्टेप वैल्यू। तो हमारे पास 4 6 8, 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 एक्सक्लूडेड है। मैं जस्ट इसको रन करता हूँ तो आपके पास ये देखें एक एरे बन के आ गया है, ठीक है। अब आप इसको कितना भी बड़ी वैल्यूज बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि मुझे 100 वैल्यूज चाहिए, तो आपके पास 100 वैल्यूज आ गई, आपको बार बार ये चीज लिखनी नहीं पड़ रही, ठीक है। इस तरह से आप एन रेंज का ए रेंज का फंक्शन यूज करते हुए लिस्ट ऑफ एरेस या एरेस के एलिमेंट बना सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। एक और बहुत मजे का फीचर है, मजे का मेथड अब मैं कहूंगा लाइन स्पेस, ठीक है। लाइन का ई इसमें नहीं है, ये स्पेल मिस्टेक नहीं है, ये याद रखिएगा। LIN फिर उसके बाद स्पेस, लिन स्पेस इसको कहते हैं। ये क्या करता है, इसका एक बहुत बड़ा यूसेज है जो कि आगे चल के हम देखेंगे भी, बट आप इसको इस तरह समझें कि ये आपसे स्टार्टिंग और स्टॉप वैल्यू लेता है और उन दो नंबर के बीच में आपको कितने नंबर चाहिए आप बस वो बताते हैं। लेट्स सपोज मैं मिसाल देता हूं, मुझे 0 से लेकर 10 के बीच में 5 नंबर चाहिए, तो आप किस तरह करेंगे, लेकिन वो 5 नंबर ऐसे हो कि सबका डिफरेंस एक जितना हो, यानी ना वो ज्यादा हो ना वो कम हो। ऐसे ना हो कि पहली वैल्यू मैंने 5 दी दूसरी 6 दे दी, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस अलग हो गया, पहले वाले नंबर के बीच में 4 का डिफरेंस और दूसरे वाले के बीच में 1 का डिफरेंस, दैट इज नॉट फेयर। लिन स्पेस का मतलब यही है कि वो जितने भी आपको नंबर चाहिए वो इक्वली डिवाइड करके देगा, यानी किसी भी नंबर के बीच में डिफरेंस चेंज नहीं होगा। ये एक इसकी खासियत है। लेट्स सी, हम इसको देखते हैं। मैं यहाँ पर प्रिंट करके इसके अंदर एक फंक्शन कॉल करता हूँ, दैट इज बेसिकली हमारा क्या था, लिन स्पेस, LIN और ये रहा स्पेस, ठीक है। अभी आपसे कुछ वैल्यूज ले रहा है, पहली वैल्यू ले रहा है स्टार्ट वैल्यू। लेट्स सपोज मैं स्टार्ट करवाना चाह रहा हूँ इसको 0 से, और एंड वैल्यू मैं इसको दे रहा हूँ 10, ठीक है। और अब मुझे n की वैल्यू देनी है। n बेसिकली क्या है, इवनली स्पेस्ड नंबर, ठीक है, यानी ऐसा नंबर जितने नंबर आपको चाहिए इन शॉर्ट उसके बीच में उतने वो आपको नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसमें जो एंड पॉइंट है वो इंक्लूडेड होगा। उसमें जो हमारा ए रेंज या रेंज फंक्शन था उसमें हमारा जो स्टॉप वाली पैरामीटर था, यानी जो एंड वाला पैरामीटर था वो एक्सक्लूडेड होता था, यहाँ एक्सक्लूडेड नहीं होगा। लेट्स सपोज मैं इसको कह रहा हूँ 0 से 10 के बीच में मुझे 5 नंबर दो, तो अब देखिएगा उसने मुझे 0 दिया, एक वैल्यू, 2 ये 2.5 दी, फिर तीसरी वैल्यू दी 5, ये 3 हो गई, फिर 7.5 दी, ये 4 हो गई, और आखिरी में 10 दे दी, ये 5 हो गई। व्हाट अबाउट में अब इसका डिफरेंस भी देखें, पहले 0 है, फिर यहाँ पर 0.25 है, फिर यहाँ पर वापस 2.5 है, फिर यहाँ पर वापस 2.5 आ गया, इसमें ऐड करोगे 2.5 तो 5 हो जाएगा, 5 में 2.5 ऐड करोगे तो 7.5 हो जाएगा, 7.5 में 2.5 ऐड करोगे तो 10 होगा। ये खुद ही कैलकुलेट करता है ये इवनली डिवाइड नंबर बेस्ड ऑन जो आप n की वैल्यू देते हैं। अब लेट्स सपोज मुझे अगर चाहिए होते 8 नंबर, तो आपके लिए ये डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता, बट ये हमें फौरन से करके दे देगा। ये देखें, इसने मुझे एग्जैक्टली 8 नंबर दिए, ये पहला नंबर,
ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां एंड दिस इज 8th नंबर, ठीक है। और अब अगर आप इनके डिफरेंस निकालेंगे ना कैलकुलेटर से, तो एग्जैक्टली सबका डिफरेंस सेम होगा। आप ना सिर्फ आप 8, आप इसको 100 भी कह सकते हैं। अब जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे ना, तो आप देखें कितना फास्ट है एरे या जो नमपाई है हमारे पास, कि वो कितने क्विकली हमें कैलकुलेशन करके दे रहा है। बट अगर हमें ये कैलकुलेशन लिस्ट में करनी होती, तो हमें क्या करना होता, पहले लूप्स लगाने होते, कंडीशंस लगानी होती, ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ता। दैट इज अ हेक्टिक टास्क। तो ये नमपाई ने हमारे लिए काम आसान कर दिया। आप जैसे इसको यूज करोगे, ये बैकएंड पे किस तरह हो रहा है आपको ये जानने की जरूरत नहीं, बट आप सबने मैथमेटिक्स पढ़ी है, आपको आइडिया होगा कि मैथ में आप ये किस तरह निकालते हैं अगर आपको इक्वली नंबर चाहिए। इस तरह आप कोई भी रेंज दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं नीचे ले आता हूँ। मैं चाह रहा हूं कि मुझे 0 से 1 के बीच में 5 नंबर चाहिए। होता है कभी डेसिमल में आपको ऐसे नंबर चाहिए होते हैं, ये देखें उसने 0, फिर 0.25, फिर 0.5, 0.7, उसके 1 और 0 को इंक्लूड करते हुए उसके बीच में सारे नंबर 5 डिवाइड करके मुझे टोटल रिजल्ट दे दिया है। अब आप 5 नहीं, आप इसको 100 कर सकते हैं डेफिनेटली, तो आपके पास 100 आ जाएंगे। आप 400 कर सकते हैं, आपके पास 400 आ जाएंगे। लिस्ट है इस तरह से, ठीक है। तो इसका आपने मेथड देखा, ये आगे चल के बहुत ज्यादा यूज होता है। आपको काफी दफा इन फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे आपकी इसमें प्रैक्टिस होती जाएगी। हमने 2 फंक्शंस पढ़ लिए, लाइन स्पेस। अब हमारे पास एक फंक्शन और होता है। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं कि आपने ना एक एरे बनाना है, ठीक है, जिसमें आपने जीरोस, यानी ऐसे एरे बनाना है जिसमें सारी वैल्यू 0 हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसमें आप करेंगे जीरोस का मेथड यूज। np.0 करके एक मेथड आता है, उसको आप यूज करेंगे। मैं बल्कि यही उठा लेता हूँ फॉर सेविंग द टाइम, ठीक है। आपने यहाँ पर लिखा np.zeros। जीरोस एक मेथड है जिसके अंदर आपने सिर्फ वैल्यू देनी है। वैल्यू क्या देनी है, ये बताना है कि आपको कितने एलिमेंट चाहिए जिसमें वैल्यू हो 0। मैंने कहा 4 का एरे बना दो जिसमें सारी वैल्यू 0 हो। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो आप देखें 0 0 0 0। अब आपने एक चीज देखी, यहाँ पर सारे पॉइंट्स में आ रहे हैं, यानी फ्लोटिंग नंबर आ रहे हैं। ये आपने देखना है कि हम इसको अगर इंटीजर करना चाहें तो हम किस तरह कर सकते हैं। मैं हिंट आपको दे देता हूँ। आप यहाँ पर डी टाइप का पैरामीटर होता है, देखें यहाँ पर आ गया। डी टाइप इज इक्वल टू डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कौन सा डी टाइप चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप कुछ भी नहीं देते, बाय डिफॉल्ट डी टाइप की वैल्यू आपके पास होती है फ्लोट, ठीक है। अगर आप कोई स्पेसिफाई कर देते हैं इंटीजर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी इसको नहीं कर रहा, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ। सॉरी, माय मिस्टेक, ठीक है। इसी तरह आप कितने भी एलिमेंट्स बना सकते हैं। 100, आपको 100 जीरोस मिल गए। आप 1000 बना सकते हैं, आपको 1000 जीरोस मिल जाएंगे। सो ऑन एंड सो फॉर। आप इस तरह से np.zeros। अब लेट सपोज आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे जीरोस वाले नहीं, मुझे 1 वाले एलिमेंट चाहिए, यानी हर एक एरे का एलिमेंट 1 हो, बस मैं उसका साइज बताऊंगा आपको। तो आपने क्या करना है, वेरी सिंपल। आपने वंस की जगह एक मेथड आता है जीरोस, आपने उसको कॉल कर लेना है np.zeros। ये देखें मेथड आ गया। इसके अंदर भी आपने जस्ट ये बताना है कि कितने एलिमेंट आपको रिक्वायर्ड हैं। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ मुझे ना 10 बना दो, मतलब 10 एलिमेंट होंगे उसके अंदर, वो सारों की वैल्यूज 1 होगी। मैं यहाँ पर वंस को कॉल कर लेता हूँ, सॉरी, np.ones, ठीक है। अब देखें 10 वैल्यूज हैं और सारी 1 है। इसी तरह आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, जितनी वैल्यूज चाहिए आपको आप यहाँ पर प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो कितना फास्ट है और कितना काम आसान कर रहा है, ये नमपाई है हमारे पास। सेम हम आपके पास, अब आप चाहते हैं कि सिर्फ 1 या जीरोस का मेथड है, मुझे कोई ऐसा मेथड चाहिए कि मैं अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू फिल कर सकूं। तो उसके लिए क्या आता है, उसके लिए आपके पास आता है फुल मेथड। फुल क्या करता है, फुल आपसे 2 चीजें लेगा, सिंपल इज दैट। सबसे पहले आप np.full लिखेंगे, और फुल के अंदर आप ये बताएंगे, सबसे पहले ये बताएंगे कि आपको कितने एलिमेंट रिक्वायर्ड हैं, यानी शेप बताएंगे। शेप क्या बताती है आपको, मैंने बताया कि कितने एलिमेंट्स आपने ऐड करने रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे 10 एलिमेंट्स ऐड करने। अब वो मुझसे कॉमा देकर पूछेगा फिल वैल्यू, यानी
किस नंबर से वो वैल्यू फिल करनी है। पीछे तो हमने देखा कि 0 यूज कर रहा था तो 0 से हो रहा था, 1 यूज कर रहा था 1 से हो रहा था। अब मैं कहता हूं मुझे करना है 45 से फिल सब वैल्यूज को, यानी 10 वैल्यूज आएंगी 45 की। ये देखें 10 वैल्यूज हमारे पास 45 की आ गई। अगर मैं कहता हूँ 100 की मुझे चाहिए 25 वैल्यूज, तो मुझे 100 की 25 वैल्यूज प्रिंट करके दे देगा। सो ऑन एंड सो फार, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। एक और आपके पास मेथड होता है जिसका अगर मैं आपको बताता चलूं, रैंडम आप पढ़ चुके हो। इंपोर्ट एक हमारे पास मॉड्यूल था रैंडम का ना, फंक्शन था। अब हमारे पास एनपी के अंदर एक मेथड भी है रैंडम के नाम से, np.random.randint करके आप उसकी लो और हाई यानी स्टार्टिंग और एंड वैल्यू देंगे, और आप उसका साइज बताएंगे कौन से साइज की आपको वैल्यूज चाहिए, यानी कितना बड़ा आपका वो लिस्ट होगी या आपकी एरे होगा। तो अगर मैं इस लाइन को पहले कमेंट आउट करता हूं आपको रिजल्ट दिखाने के लिए, np.random.randint, मैंने कहा स्टार्ट करो 1 से, यानी 1 और 100 के बीच में मुझे साइज चाहिए 6, मुझे 6 वैल्यूज चाहिए। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे ऐसे देखें 1 से 100 के बीच में 6 वैल्यूज गैस करके दे दी है, रेंडम सी वैल्यूज, और ये एग्जैक्टली 6 वैल्यूज है। अगर मैं फिर से इसको रन करूंगा तो अब देखिएगा ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। मैं इसको ऊपर प्रिंट कर लेता हूं ताकि आपको ये चीज नजर आए। ये वैल्यूज का रिजल्ट हमें आया था, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं ताकि आप देख सकें। अब मैं इसको वापस रन करूंगा तो ये रेंडमली वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अब ये देखें पहले 29 थी, अब 27 होगी, या 37 थी या 82 होगी, रेंडमली चेंज होगी जिस तरह हमारा रैंडम मॉड्यूल करता था। फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर चेंज हो गई, लाइक रैंडम मॉड्यूल जिस तरह काम करता था उस तरह। बट लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि आपकी जो वैल्यू है ना, एक दफा जो रैंडम वैल्यू जनरेट होगी ना, थ्रू आउट प्रोग्राम वो सेम रहे, चेंज ना हो, तो उसके लिए numpy हमें एक और मेथड देता है जिसका नाम है सीड वैल्यू। बेसिकली सीड फंक्शन क्या करता है, ये एक डिफॉल्ट फंक्शन numpy वालों ने, न्यूमेरिकल पाइथन वालों ने बनाया है। किस लिए कि अगर आप मशीन लर्निंग में जब आप जाके डेटा क्लीन करते हो तो आपको नहीं पता कौन सा पैरामीटर बेस्ट फिट बैठेगा आपके पास। पैरामीटर ये अभी आपके लिए न्यू टर्म्स होंगी कुछ लोगों के लिए, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पर कोई वैल्यू लिखते हैं एनपी, लेट्स सपोज मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ np.random सीड, और यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू 42 हमने दे दी है। यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, आगे चल के जब हम इसको मशीन लर्निंग में यूज करेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे भी कि इन वैल्यूज का क्या मकसद होता है। अब जस्ट आप ये एक लाइन याद रखें कि np.random.seed. उसके अंदर 42 वैल्यू क्या करती है, वो ये करती है कि जो आपका रिजल्ट आएगा ना, अभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा, थ्रू आउट द प्रोग्राम आप जितनी बार भी रन करोगे अब वही रैंडम वैल्यूज रहेंगी। पहली दफा रैंडम पिक होगा, फिर वही सेम वैल्यू रहेंगी, फिर चेंज नहीं होगी। अब मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ इसको, अब देखें ये हमारे पास रैंडम वैल्यूज आई हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर कमेंट आउट करके प्रिंट करता हूँ, सॉरी मिस्टेक। ठीक है, अब ये देखिएगा ये वैल्यूज है ना, अब इसको मैं वापस रन करूंगा तो वैल्यू सेम रहेगी। ये देखें चेंज नहीं हुई, सेम वही वैल्यूज है। फिर से रन करूंगा, फिर से ये सेम रहेंगी। जितनी बार भी रन करूंगा उतनी बार ये वैल्यू सेम ही मुझे देगा। तो एक काफी दफा ऐसे यूज केस आपके पास आते हैं कि आप नहीं चाहते कि इसकी वैल्यूज चेंज हो, एक दफा रेंडमली पिक हो जाए, बस उस वैल्यूज को मैं प्रोग्राम के अंदर लेके चलूं और उसी को यूज करूं। तो उसके लिए आपको ये रैंडम के अंदर से सीड फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज 42 होती है, और भी बहुत सारी वैल्यूज होती है। आप पढ़िएगा और फिर बताइएगा कि हर वैल्यू की क्या स्पेसिफिकेशन होती है अपने तौर पे। ठीक है, असाइनमेंट के तौर पे यह चीज। फिर एरे के अंदर हमने देख लिया शॉर्टकट किस तरह एरे आप बनाते हैं, हमने डिफरेंट फंक्शंस कवर किया। इसी तरह जिस तरह हम लिस्ट में एरे की स्लाइसिंग या एक्सेसिंग करते थे ना लिस्ट की, इसी तरह आप एरे की भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया है जिसके अंदर 5 वैल्यूज है। अगर मुझे पहला वैल्यू चाहिए तो मैं इंडेक्स 0 कॉल करूंगा तो मेरे पास 10 की वैल्यू आ जाएगी। अगर मुझे आखिरी चाहिए, एक तो यह है कि मैं इसकी पॉजिटिव इंडेक्स दूं 0 1 2 3 4, 4 से मेरे पास 50 आ जाएगा, या मैं -1 करूं तो मुझे आखिरी एलिमेंट मिल जाएगा। इसी तरह मैं अगर चाहता हूं कि मेरे पास सेकंड एलिमेंट से लेकर सेकंड लास्ट एलिमेंट तक मेरे पास रिजल्ट आ जाए, तो मैं क्या करूंगा 1, यानी मेरे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1 है, तो 0 1 20 आएगा हमारे पास, फिर 30, और कहाँ तक चले 4 तक, 4 हमारा एक्सक्लूडेड होगा, 0 1 2 3
एंड 4 हमारे पास एक्सक्लूडेड है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 20, 30 एंड 40 इसका। और अगर मैं कॉलन देकर 3 लिखता हूं तो आपको पता है कि क्या होगा कि 3 तक वैल्यूज चलेंगी, 3 एक्सक्लूडेड होगा, तो यानी 10, 20 एंड 30, 40 नहीं आएगा क्योंकि 40 हमारे पास एक्सक्लूडेड होगा। ये वही लिस्ट वाले कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसको जल्दी से कवर कर रहा हूँ। उसी तरह जिस तरह लिस्ट काम करती है इंडेक्सिंग के थ्रू, इसी तरह ये हमारे पास एरेस भी काम करते हैं, ठीक है। हाँ, एक नई चीज आपके लिए हो सकती है कि लेट सपोज आपके पास 3D या 2D एरे है। यहाँ पर देखें, आपके पास 2D एरे है जिसको मैंने ग्रिड के अंदर सेव करवा लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं लेट सपोज पहला एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहा हूँ। ये पहला एलिमेंट है आपका, फिर ये सेकंड एलिमेंट है, फिर ये थर्ड है, देन 4 है, 5 है, 6 है, सो ऑन एंड सो फॉर। मैं अगर पहला एलिमेंट करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे ये लिस्ट एक्सेस करनी है, पहली वाली। वो किस तरह होगी कि मैं कहूंगा कि भाई 0 वाला इंडेक्स उठाओ, यानी पहली रो उठाओ, और आखिरी में उसको मैं वैल्यू दूंगा कि पहली कॉलम पे जाओ। तो पहली रो कौन सी है, इस तरह रो को काउंट करें, ये 0 वाली रो है। तो पहले वो यहाँ पर रो की तरफ गया, फिर मैंने उसको कॉलम की वैल्यू भी स्पेसिफाई की है, पहला कॉलम 0 मतलब फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास ये वाला आ गया। तो इन दोनों के क्रॉस सेक्शन में आपके पास क्या वैल्यू बन रही है, सिर्फ 1 बन रही है। अगर मैं 2 पे जाऊंगा तो वो कॉलम 2 हो जाएगा। रो तो 1 है डेफिनेटली, 0 रो है लेकिन कॉलम 2 हो गया। अगर इस पे मैं जाऊंगा तो ये हमारे पास रो तो 0 है लेकिन कॉलम 3 हो जाएगा, थर्ड कॉलम आ जाएगा। सेम अगर मैं इस पे जाता हूँ 4 पे, तो वो कॉलम तो 1 हो गया, इसको सेटिस्फाइड कर दिया 0, लेकिन वो रो 0 नहीं है, रो 2 है। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास ये 1 की वैल्यू आ जाएगी प्रिंट होकर। सेम अगर आप चाहते हैं कि आपने फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है, तो फर्स्ट रो हमारे पास कौन सी है, याद रखें कि 0 से शुरू होता है, तो फर्स्ट रो हमारी ये कंसीडर होगी। ये 0th रो है पहली वाली, फिर ये सेकंड रो आ गई, और सेकंड रो का कौन सा कॉलम, सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम कौन सा है, ये 0, ये 1, ये 2। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। अगर मैं सिर्फ रो की वैल्यू देता हूं तो आपके पास पहली रो प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि पहले आप रो देते हो फिर आप कॉलम देते हो। तो पहली रो कौन सी है, 1 2 3, तो आपके पास 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। और अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, रो सारी चला रहे हैं लेकिन कॉलम को 1 पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यानी 0 पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये वर्टिकल लाइन पूरी प्रिंट हो जाएगी 1 4 एंड 7 आपके पास एज अ लिस्ट की फॉर्म में। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं ताकि आप 1 बाय 1 इसको समझें। पहले मैंने क्या किया, 0, 0 किया, तो आपके पास 0 रो 0 कॉलम पे 1 आ रहा था, 1 आ गया। देन हमारे पास 1 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये हमारी फर्स्ट रो है और ये हमारा सेकंड कॉलम है। तो यहाँ पर हमारे पास पूरी की पूरी सॉरी 6 वैल्यू आ गई जो कि इसके बीच में इंटरसेक्शन हो रही थी। देन मैंने यहाँ पर 0 लिखा तो हमारे पास 0 रो आ गई। अगर मैं यहाँ पर लिखता 1, मैं नीचे लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रिड के अंदर से मुझे निकाल के दो सेकंड रो, तो मैं यहाँ लिख लूंगा 1। तो क्या होगा, आपके पास पूरी 4 5 6 की वैल्यू लिस्ट में आ जाएगी। ये देखें 4 5 6। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 दो, यानी लास्ट रो थर्ड रो दो, तो मैं 2 लिखूंगा। जैसे ही लिखूंगा तो मेरे पास लास्ट रो आ गई। इसी तरह अगर आप कॉलम लिखना चाहते हैं तो कॉलम के लिए हमने किस तरह किया कि आप इसको कहो कि मुझे सारी रोज चाहिए, रोज आपको सारी चाहिए डेफिनेटली, आपको अब कॉलम की वैल्यू देनी कि कौन सा कॉलम आपको, यानी कौन सा वर्टिकल लाइन आपको चाहिए। मुझे लास्ट वाली चाहिए तो मैं उसके इंडेक्स वैल्यू लिखूंगा, दैट इज बेसिकली 2। तो आपके पास क्या आया, 369। ये देखें आपके पास 369 की एक लिस्ट बन गई। तो इस तरह से आप एरेस को क्या कहते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह हम लिस्ट में करते थे। वहां बस हमने 1D देखा था, यहाँ पर आपके पास मल्टी डायमेंशनल एरे आया है, तो आपको पता चला। क्योंकि अब हम डेटा के पास जाएंगे, डेटा में आपके पास एक सिंगल रो नहीं होती, जिस तरह लिस्ट में एक सिंगल रो होती है, आपके पास मल्टीपल रोज होती है। तो आप इसको रोज कंसीडर करें, देखें पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, सो ऑन एंड सो फॉर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि मैंने मैथ का ऊपर आपको बता दिया, एग्जांपल में दे चुका था, कि आपने 10 ऐड करना है तो डायरेक्टली इस लिस्ट के इस एरे के अंदर +10 कर दें, मल्टीप्लाई करना है तो उसकी वैल्यू दे दें। हर एक एलिमेंट बिना लूप के वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एडिशन हो जाएगी, इसकी डिवीजन हो जाएगी, सब्सट्रैक्शन हो जाएगी। जैसे ही मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ तो आपके पास ये रिजल्ट देखें, पहले हमने 10 से इसकी वैल्यू को ऐड किया तो 110 हो गया।
देन 210, देन 310, सो ऑन एंड सो फॉर। ये रिजल्ट को आप वेरीफाई कर लीजिएगा। देन ना सिर्फ आप एक वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, आप दो एरेस को आपस में क्या कहते हैं ऑपरेशनली परफॉर्म करवा सकते हैं। किस तरह? हमने दो एरे बनाए यहाँ पर, और अब मैं दो एरेस को ऐड कर रहा हूँ। तो जब मैं 10 इन दो एरेस को ऐड करूंगा, लिस्ट को जब हम ऐड करते तो वो क्या होता था, एक दूसरे के साथ कंकटिनेट हो जाती थी, उसके एलिमेंट आपस में ऐड नहीं होते थे। अब मैं तो चाह रहा हूँ कि इन दोनों के फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाए, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से ऐड हो जाए, और इसका थर्ड इसके थर्ड से ऐड हो जाए। तो मैं सिंपली इन दोनों के नाम लिखूंगा और ऑपरेटर दूंगा, बाकी काम खुद ही नंपाई कर लेगा। ये देखें, पहले एडिशन क्या है, 10 + 1 इज 11, 20 + 2 22 एंड 33। इसी तरह मल्टीप्लाई, 10 1 ज़ा 10, 22 ज़ा 40 एंड 33 ज़ा 90। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। इसका यूजेज हम देख लेते हैं। आपके पास अज्यूम करें कि आपको एक टास्क दिया गया है। आपका टास्क ये है कि आपने जो रीडिंग नोट करनी है ना, वो रीडिंग नोट करनी है डिफरेंट टेम्परेचर की। उस पे आपने जो डिग्री रखनी है, टेम्परेचर की स्केल वैल्यू रखनी है, वो रखनी है सेल्सियस। तो आपने जो रिकॉर्ड्स किए वो आपने एरे की फॉर्म में np.array बनाकर उसके अंदर ये डिफरेंट टेम्परेचर स्टोर कर लिए, 0, 20, 30, 37 एंड 100। दैट इज बेसिकली इन सेल्सियस। अब लेट्स सपोज आपसे प्रोफेसर कहते हैं कि आई आल्सो नीड रिजल्ट इन फ़ारेनहाइट एज वेल या केल्विन एज वेल। तो आप क्या करेंगे, लिस्ट की फॉर्म अगर आपके पास होती है, आपने एरे ना पढ़ा होता, तो आप क्या करते, लूप चलाते और उसको उसके अंदर उसकी कंडीशन लगाते, हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते। जो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है आपको याद होगा, सेल्सियस इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5 + 32। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सॉरी सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो हमने ये एक एरे बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको क्या कहा था, आप एक ही लाइन में मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते सकते हो जितना चाहो एरे पर। तो मैंने इस एरे को उठाया, अब मुझे पता हर एक एलिमेंट क्या है, एक सेल्सियस की वैल्यू है। तो मैं हर एक वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 9, फिर डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, देन प्लस कर रहा हूँ 32 से। तो मेरे पास दोनों लिस्ट आ जाएंगी एक सिंगल लाइन के साथ, वरना मुझे लूप्स बनाने पड़ते हैं और मल्टीपल लाइंस लिखनी पड़ती इस टास्क को अचीव करने के लिए। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये सेल्सियस वाली वो थी जो हमने नोट की थी, और फ़ारेनहाइट वाली क्या हुई जो हमने कैलकुलेट की है मैथ की फॉर्म से। आप ये वेरीफाई कर सकते हैं फार्मूला के थ्रू। इसी तरह आप केल्विन का फार्मूला लगा के यहाँ पर केल्विन, सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी कन्वर्जन आपने करनी हो आप इन ऑपरेशंस के थ्रू कर सकते हैं। ये था ओवरऑल नंपाई का एक डिटेल ओवरव्यू। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वक्त के साथ ये कवर करेंगे हम। अगर हम सिर्फ इसको पढ़ने बैठे तो हमारे लिए वीक्स कम पड़ जाएंगे। तो जिस जिस तरह से हम मॉड्यूल्स को पढ़ रहे हैं, हम इसको यूज करेंगे फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में। मेक श्योर करें कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। बहुत आसान है, जस्ट मैथमेटिक्स है। जिसकी मैथमेटिक्स कमजोर है, आई विल रेकमेंड कि मशीन लर्निंग में मैथ्स का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अल्दो आप कोई चीज बनाओगे नहीं, बट यू हैव एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ये किस तरह से होता है। अगर मैं दो लिस्ट को या दो एरेस को ऐड कर रहा हूं तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। अगर मैं एक एलिमेंट को एक्सेस करने जा रहा हूं तो किस तरह एक्सेस करते हैं, डायगोनल किस तरह एक्सेस करते हैं, क्या फॉर्मूलाज होते हैं, वो सारी चीजें आपको ये चीज नंपाई के थ्रू अचीव होंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। इफ यू गाइस हैव एनी कंफ्यूजन डू लेट मी नो, otherwise